आंधी में तूफान में, होली में रमजान में, देश के सम्मान में अडिग कर्तव्यों की अविचल परिपाटी हूं मैं, खाकी हूं। कभी आहत हूं, कभी चोटिल हूं और कभी तिरंगे में लिपटी रोती सिसकती छाती हूं मैं, खाकी हूं। बदन पर खाकी हो तो देश सेवा का जुनून अपने आप उफान मारने लगता है। वर्दी से मोहब्बत ऐसी, न मरने का गम होता है न जान जाने की परवाह। इसी मोहब्बत की दास्तान सुनने एनएमएफ न्यूज की टीम पहुंची है मध्य प्रदेश के जिला मुरैना, जहां बीहड़ और बागी तो अब पुरानी बात हो चुकी है, मगर एक आईपीएस के लिए यहां और भी कई चैलेंजेस हैं। इन्हीं चुनौतियों से रूबरू होने और उसे बखूबी टैकल करने वाले एक शानदार ऑफिसर समीर सौरभ से हमारी मुलाकात हुई। नक्सलियों को उनके ही घर में घुसकर नेस्तनाबूद करने वाले समीर सौरभ ने आईपीएस बनने से लेकर गैलेंट्री अवार्ड मिलने तक की हर दास्तां हमसे शेयर की। इनके जीवन में संघर्ष बहुत है, ये वर्दी बरसों की मेहनत का फल है। समीर साहब ने आज जो कुछ पाया है उसके लिए ना जाने क्या क्या गंवाया है। खुद सुनिए 2016 बैच के शानदार आईपीएस समीर सौरभ से। वर्दी से मोहब्बत कैसे हो गई, कब हो गई? वर्दी का क्रेज तो हमेशा से रहता है सभी को, मुझे ऐसा लगता है इसमें एक आकर्षण है, एक इनहेरेंट आकर्षण है वर्दी में। यूनिफॉर्म पहन लिया आपने, आपको देश सेवा का मौका जब बालाघाट में मिला, उस रोज ऐसा क्या हुआ कि बाद में सरकार ने आपको राष्ट्रपति मेडल तक सम्मानित किया? जब जवाब मिला गिरोह को शेर का, तो फिर वो बैकफुट पे आ गए। हमने 2 बॉडीज उस दिन न्यूट्रलाइज की थी। 2 बॉडीज जी, दोनों काफी दिनों से वांटेड थी। 28 लाख का इनाम था। 28 लाख का? 28 लाख का इनाम था। 3 राज्यों की पुलिस उनके पीछे थी। इस देश में ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर मैंने अपने करियर में नहीं देखा। क्या इस पे आप कमेंट करना चाहेंगे कि देश में ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर नहीं है? सिंघम देखिए आप? सिंघम देखिए शायद, हाँ देखिए। आपको क्या लगता है फिल्मों का भी रोल है छवि खराब करने में और छवि अच्छी करने में? फिल्म बनाने का जो उद्देश्य था वो रिसेंट टाइम्स में थोड़ा मुझे लगता है कमर्शियलाइज हुआ है, और जब कमर्शियलाइज होता है तो लोग हमेशा पॉपुलैरिटी के पूछते हैं, ऐसा क्या दिखाएं कि फिल्म चले। पब्लिक में आम बात हो गई है कि राजनेता जो हैं वो सिविल सर्वेंट को पपेट समझते हैं। कि आप मुझे पुरानी यादों में ले गए। बेटी को फिर मैंने गले लगाया, घर पे पिताजी को फोन किया, वंदना ने अपने पिताजी को फोन किया, और मुझे शब्द याद है वंदना ने अपने पिताजी को बोला कि समीर आईपीएस बन गया। अभी तक का मेरा जो करियर है बहुत एनरिचिंग रहा है, बहुत चीजें सीखा है मैंने, नो डाउट और भी चीजें सीखनी। जैसा मैंने बोला, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। बिल्कुल, आई हैव टू स्टे हंग्री एंड स्टे। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का एनएमएफ न्यूज पर स्वागत करता हूं। बहादुरी के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे। रुपहले पर्दे पर अभी एक फिल्म आई है छावा। आपने देखा है संभाजी महाराज जो हैं शरीर के टुकड़े टुकड़े करा लेते हैं, फिर भी मुगलों के सामने झुकते नहीं। ऐसे ही वीर सपूत आजाद मुल्क में माओ ने जने हैं। आज एनएमएफ न्यूज आपको ऐसी ही एक शेर दिल अफसर से मिलाने वाला है जो जान हथेली पर रखकर गीदड़ों के झुंड में घुस जाता है और उन्हें बर्बाद कर देता है। बात कर रहे हैं समीर सौरभ की, जो 2016 बैच के आईपीएस अफसर हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में कप्तान हैं। कप्तान मतलब पुलिस प्रमुख। आज समीर सौरभ सर, आपका एनएमएफ न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि वर्दी से मोहब्बत कैसे हो गई, कब हो गई? देखिए, वर्दी तो ऐसी चीज है कि इसमें एक आकर्षण जो है वो हर नौजवान, हर बच्चे के मन में होता है। हम लोग जब छोटे थे तो 15 अगस्त 26 जनवरी के इवेंट्स में पापा ले जाया करते थे,
और वहां से वर्दी के प्रति आकर्षण शुरू हुआ। जब इंजीनियरिंग की, उसके बाद जब जॉब में आए, उस समय तक कभी ऐसा लगा नहीं था कि हम लोग भी आईपीएस बन सकते हैं। इसीलिए क्योंकि हमारे पूरे परिवार में दूर दूर तक कहीं पे भी कोई सिविल सर्विसेज में नहीं, फैमिली में कोई नहीं? फैमिली में कोई नहीं, मतलब दूर तक भी बताएं तो कोई सिविल सर्विसेज में आईएएस आईपीएस में कोई नहीं। तो एक वो होता है ना कि मन में हमेशा एक शंका रहती है कि क्या ये अचीवेबल है, क्या हम कर सकते हैं कि नहीं। पर झारखंड, बिहार, यूपी, इस जगह ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर सिविल सर्विसेज के प्रति अच्छा खासा क्रेज। तो मन में एक इच्छा तो थी हमेशा, लेकिन इंजीनियरिंग जब की और उसके बाद जब जॉब में आए तो 3-4 साल जॉब करने के बाद एक जब ठहराव सा आने लगा अपने प्रोफेशनल करियर में, ये सोचने को मन हमेशा आतुर रहता था कि भाई आगे क्या करना है लाइफ में। जब 27-28 साल की उम्र थी, तब उस समय फिर एक निर्णय ये लिया गया कि क्यों ना सिविल सर्विसेज की ओर ट्राई किया जाए। और तब फिर जॉब छोड़ के मैं दिल्ली आया तैयारी करने, और तैयारी के दौरान चैलेंजेस आए, उनको पूरा करके फिर फाइनली आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। तो वर्दी का क्रेज तो हमेशा से रहता है सभी को, मुझे ऐसा लगता है। इसमें एक आकर्षण है, एक इनहेरेंट आकर्षण है वर्दी में, और आई एम वेरी प्राउड कि फाइनली मुझे इसको धारण करने का सौभाग्य मिला। तो वर्दी तो मिल गई, यूनिफॉर्म पहन लिया आपने, आपको देश सेवा का मौका जब बालाघाट में मिला, तो उस रोज ऐसा क्या हुआ कि बाद में सरकार ने आपको राष्ट्रपति मेडल तक सम्मानित किया? देखिए, बालाघाट की जो पोस्टिंग थी मुझे लगता है कई सेंस में यादगार थी। एज एसपी, बतौर एसपी मेरी पहली पोस्टिंग बालाघाट थी। अच्छा, बतौर एसपी पहली पोस्टिंग बालाघाट थी। उससे पहले 4-5 अन्य जिलों में जो हमारा एसपी बनने तक का फेज होता है आईपीएस का, थाना प्रभारी से लेकर सीएसपी से लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से लेकर कमांडेंट एक एसएफ की यूनिट में, तो ये अलग अलग जिलों में की। बतौर एसपी बालाघाट की पोस्टिंग बहुत मायने में चैलेंजिंग थी, पर अब मैं जब देखता हूँ रेट्रोस्पेक्ट में, तो प्रोबेबली उससे अच्छी पहली पोस्टिंग हो नहीं सकती थी। अच्छा, क्योंकि बालाघाट एक ऐसा जिला है जहां पर यूनिक चैलेंजेस, बहुत यूनिक चैलेंजेस है। हमारे प्रदेश का बिल्कुल एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन पे है, रेड कॉरिडोर का हिस्सा है। पूरे देश के जो सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिले, अच्छा, अभी रिसेंट जो आई है लिस्ट, उसमें शायद 12 या 13 जिलों को चिन्हित किया गया है, उसमें टॉप 5 या 6 में बालाघाट। तो नक्सल एंगल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रदेश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और उस ऐसे एनवायरनमेंट में जाकर, ऐसे एरिया में जाकर अगर हम काम करने का अवसर मिलता है और ईश्वर की कृपा से अपने जवानों की मदद से अगर हम अच्छा काम कर पाते हैं, तो मुझे लगता है इससे सेटिस्फैक्टरी पोस्टिंग नहीं हो सकती। बालाघाट का टेन्योर मेरा लगभग 2.25 साल का रहा। अच्छा, जहां पर जो मध्य प्रदेश की एंटी नक्सल यूनिट है, हॉक फोर्स स्पेशलाइज्ड यूनिट है, बहुत ही शेरदिल जवान हैं उसमें, और बिल्कुल जुनून वाले लोग हैं। दिमाग में उनके सिर्फ एक ही है कि नक्सलियों को खदेड़ना है। तो उस यूनिट का हेड में लगभग 3 महीने रहा। शुरू में मेरी पोस्टिंग कमांडेंट हॉक फोर्स के तौर पे हुई, और उसके बाद फिर एसपी बालाघाट के तौर पे नियुक्त किया गया। और जब मैं सोचता हूं तो अभी भी रोंगटे खड़े होते हैं कि इस तरह के ऐसे क्षेत्रों में हम लोग जाया करते थे जहां पर कभी भी किसी भी जंगल की आड़ से कोई नक्सली अपने फायर कर सकता था। अच्छा, ऐसा इलाका था? इस तरह का एरिया है, बहुत ही चैलेंजिंग है। वहाँ का टेरेन बहुत टफ है, पहाड़ियां हैं, ऐसे जंगल हैं कि आपके 50 मीटर दूर से नक्सल की टुकड़ी निकल जाएगी, आपको दिखेंगे नहीं, बहुत घना जंगल। उसका कुछ हिस्सा कान्हा का भी लगता है, कुछ हिस्सा बाकी जो हमारा एरिया है नक्सल फॉरेस्टेड एरिया, वो लगता है, बहुत घना जंगल है। तो 2022 की जब पोस्टिंग हुई थी जनवरी एंड में, उसके बाद बैक टू बैक जो 24 तक में रहा, वहां पे हमने काफी अच्छे एनकाउंटर्स किए, अच्छे ऑपरेशंस किए, और अभी तक की हिस्ट्री में जो बालाघाट में काम नहीं हुआ
वो सीनियर्स के निर्देशन में और जवानों की हिम्मत से हम लोग कर पाए। उस रोज क्या हुआ? ये जो जिसके कारण हम बता रहे हैं गैलेंट्री मेडल जो अवार्ड किया गया है, ये घटना अप्रैल 2023 की। अच्छा जी। जिसमें अपने पास, क्योंकि लगातार हम लोग मुखबिरों के संपर्क में थे, रहते थे, लगातार हमारे पास नक्सल मूवमेंट का इंट आते रहता था। पूरे सेंट्रल फोर्सेस भी वहाँ तैनात हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री की इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, आईबी का बहुत अच्छा सेटअप है। तो काफी स्ट्रॉन्ग इंट कलेक्शन बालाघाट। और नक्सल के मूवमेंट को हम लोग काफी क्लोजली ट्रैक किया करते हैं, क्योंकि नक्सल्स जो है वो गांव में जाकर लोगों को डराते धमकाते बहुत। कोई भी ऐसा विकास कार्य जो उनके फ्री मूवमेंट को रोक सके, उसके वो सख्त खिलाफ रहते। अच्छा। जैसे कि सड़क बन रही है तो फिर पुलिस का फोर्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उससे वो डरते हैं, वो जब बनने नहीं देंगे। गांव के लोग अगर शिक्षित हो रहे हैं तो वो होने नहीं देना चाहते, क्योंकि भाई शिक्षा जो है वो सबसे बड़ा जागरूकता का साधन है। तो लोगों को पता चल जाए कि जिस तरह का होक्स या जिस तरह का एक छद्म परिवेश इन्होंने बना के रखा है नक्सलियों ने, उसका भंडाफोड़ हो जाएगा। तो वो उनका खुद का इंटरेस्ट है कि लोग बिल्कुल दबे रहें, लोग डेवलप न करें। और इसीलिए इन क्षेत्रों में हम लोगों ने काफी अच्छा अपना नेटवर्क बना के रखा है। हमारा प्रयास ये है कि वहां पे डेवलपमेंट के साथ सिक्योरिटी दोनों चीजें। हमारी जब फोर्सेस मूव करती हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट होता है। तो इसी दौरान एक इंफॉर्मेशन अपने को मिली थी कि एक स्पेसिफिक एरिया में बड़ा ग्रुप है जो कि मूव कर रहा है, और संभवतः वो कोई ना कोई घटना करेगा, मुखबिरों को मारना या फिर कोई पूरा फॉरेस्ट चौकी जला देना। फॉरेस्ट की चौकी जहाँ बहुत है वहां पे। इंफॉर्मेशन मिलने पे मैं और कमांडेंट हॉक फोर्स मौके पे पहुंचे, पूरी टीम को कलेक्ट किया, हॉक फोर्स के जवानों को, उनको ब्रीफ किया डिटेल में, क्योंकि ऑपरेशनल बहुत सारा डिटेल तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट ब्रॉड लेवल पे जिस तरह की हमारी प्लानिंग होती है, एंटी नक्सल टेरेन एक टोटली डिफरेंट बॉडी। ये कलेजा आया कि नहीं जाना है, घुसना है? नहीं, बिल्कुल। तो यही तो है ना, मतलब ऐसा मौका फिर कब मिलता है? आपने यही सोचा होगा ना? हमारे दिमाग में तो यही चीज है जी कि भाई इसी चीज के लिए तो हम लोग हैं यहाँ, दैट्स व्हाई हमें यहाँ भेजा गया है। तो हम लोग फिर जंगल में गए, और इससे पहले कि हम लोग कुछ कर पाते, क्योंकि नक्सल्स के पास भी जानकारी मिलती है पुलिस मूवमेंट। बिल्कुल। तो फिर हमारे मुखबिर इधर होते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पर फायरिंग स्टार्ट होती है, हमारी पुलिस पार्टी पर फायरिंग स्टार्ट। अच्छा। और फिर उसके बाद वो एक कॉल का टाइम रहता है कि हम क्या करना चाहते हैं। अच्छा, फायरिंग होने लगी चारों तरफ से आपकी तरफ? पूरी अपनी पुलिस टीम थी, उससे फायरिंग होने लगी। हमें पता था कि ये होगा, क्योंकि इनका पूरा जो गेम है वो डिसेप्शन का गेम। ये मतलब दिखाते बहुत ज्यादा हैं कि हम सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, बट इनका पूरा जो गेम है वो एक, जैसा आपने शब्द यूज किया, गीदड़ों का, उसी तरह का गेम। मैं इनको गीदड़ ही मानता हूँ। बिल्कुल। जो बंदूक और 4 गोलियां लेके और छिपके वार करते हैं। तो इनका बिल्कुल वो गोरिल्ला तरीका है, गोरिल्ला वॉरफेयर है। फायरिंग स्टार्ट हुई तो उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने जवानों को कलेक्ट किया, मतलब उनको डायरेक्शंस देने शुरू किए। एकदम बिल्कुल घुप अंधेरा का समय था जिस समय घटना हुई। और शुरू में तो हम लोग प्रयास करते हैं कि सरेंडर हो, जैसा हमारी नीति रहती है शासन की, पर हमें पता है कि वो उस मानसिकता के लोग नहीं। काफी प्रयास के बाद फिर जब हमें लगा कि अब हमारी पार्टी पर हमारे लोगों की जान खतरे में, तब फिर हम लोगों ने 2 अलग अलग फ्लैंक्स बनाकर उनको घेरना शुरू। और ये क्लियर हो रहा था कि उनके पास कुछ ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, कुछ और भी वेपन्स हो सकते हैं। और फिर हम लोगों ने न्यूट्रलाइज किया। मतलब जब तक हम जवाब नहीं दे रहे हैं तब तक हम शांत हैं। हमारे जवाब का मुकाबला करने की हिम्मत या उतना सामर्थ्य नक्सलियों में नहीं, कुव्वत ही नहीं होगी। नहीं। तो फिर जब जवाब मिला गिरोह को शेर का, तो फिर वो बैकफुट पे आ गए। हमने 2 बॉडीज उस दिन न्यूट्रलाइज की थी। 2 बॉडीज? जी। दोनों काफी दिनों से वांटेड थी। 28 लाख का इनाम था। 28 लाख का?
28 लाख का इनाम था, 3 राज्यों की पुलिस उनके पीछे थी। ये तो डायलॉग हो गया, 3 राज्यों की पुलिस। तो नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना, ट्राई जंक्शन पे है वो छत्तीसगढ़ का ही बालाघाट एरिया पूरा। जी जी जी। छत्तीसगढ़ का के में भी इनका मूवमेंट रहता है, वहां पर भी कुछ घटना कारित करके आते हैं। महाराष्ट्र नीचे लगता है। तो ये ऐसे लोग हैं जो एक तो भ्रमित हैं थोड़े, तो मैं मान सकता हूँ, पर उन्होंने उसको बिल्कुल एक अलग पराकाष्ठा तक ले गए, टू द एक्सटेंट ऑफ वायलेंस। तो वो एक अच्छा हमारा ऑपरेशन था। बैक टू बैक फिर जैसे 2022 में जब मैं गया, उसमें भी 6 नक्सली मारे गए थे। AK-47 रिकवर हुई थी, जो आज तक की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई थी। अच्छा। उनका एक बहुत सीनियर लीडर होता है जिसको डिविजनल कमांडर बोलते हैं, डीवीसीएम मारे गए थे। तो 2022 में 6, 24 में 4, 23 में 4, 24 में भी 3 या 4, मतलब मुझे लग रहा है कि 13 नक्सली हम लोगों ने न्यूट्रलाइज की जब तक मैं था वहां पे। और एक अभी रिसेंट में भी बहुत अच्छा एनकाउंटर अभी आई थिंक 15 दिन पहले हुआ है बालाघाट में, बिल्कुल, जिसमें कि 4 नक्सली मारे गए। तो टीम हमारी बहुत ही शानदार है, हॉट फोर्स के जवान बहुत ही दिलेर हैं, उनको अपना मैंडेट बिल्कुल क्लियर है, और वो जान पे जान की बाजी लगाने वाले लोग हैं। उन्हें बस चाहिए एक सही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मैं डीजी सर का और बाकी जितने भी सीएम साहब का, सभी का इसलिए एनकरेजमेंट के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ही हम लोग ऐसा कोई काम करते हैं, अच्छा काम होते हैं, सबसे पहले तो इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इमीडिएटली, और उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, मतलब जो कांस्टेबल है वो इमीडिएटली हेड कांस्टेबल प्रमोट हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा उनके लिए होना भी चाहिए। कोई अपने जान पे खेल के अगर ऐसा कर रहा है, जान पर खेल कर, और ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पर ना नेटवर्क है आज के टाइम में, ना मोबाइल नेटवर्क है, घर पे बात नहीं कर सकते। मतलब उस पूरे कैंप में, जो सिक्योरिटी कैंप्स हम लोग बनाते हैं, उसमें किसी एक कोने पे छोटा सा नेटवर्क आता होगा, और वो उन्होंने किसी मतलब पेड़ की शाख से कुछ लटका के उसको मार्क करके रखा कि इस जगह पे नेटवर्क आता है, उस जगह पे कुछ देर बात कर पाते हैं। हालांकि हम लोग मोबाइल डेंसिफिकेशन कर रहे हैं, बट टेरेन इतना डिफिकल्ट कि हम लोग पूरी सुविधाएं नहीं दे सकते। तो आप सर जब जाते हैं, फैमिली क्या कहती है आपको? घर में वाइफ, बच्चे, माँ बाप? फैमिली तो देखिए, डर लगता होगा ना कि मेरा बच्चा जा रहा है, मेरा पति जा रहा है, मेरे पापा जा रहे हैं। ये एक तो मुझे लगता है हम लोग जितना सैक्रिफाइस करते हैं, उससे कहीं ज्यादा फैमिली करती है। फैमिली, आर्म फोर्सेस की, पुलिस फोर्सेस की, बहुत सैक्रिफाइस फैमिली कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, क्योंकि हम तो एक्चुअल ऑन ग्राउंड हैं, हमें पता है कि क्या स्थिति चल रही है। परिवार वाले तो हमेशा अंदेशा में रहते हैं कि क्या हो रहा होगा, क्या चल रहा होगा, कैसे हो रही है, मालूम भी नहीं होता है कहाँ, हम बता भी नहीं सकते, कोई नेटवर्क नहीं है। एग्जैक्टली। हम लोग फोन नहीं यूज कर सकते ऑपरेशन के दौरान। तो मुझे लगता है कि एक आशा के साथ हमें रवाना किया जाता है, आशा के साथ कि जो हमें ट्रेनिंग दी गई है वो नक्सलियों पे भारी तो पड़ेगी, और दूसरा कि हमारे साथ सत्य है, हमारे साथ सही है, तो फिर कोई पराजित नहीं कर सकता। प्लस नो डाउट ये तो एक थोड़ा सा संशय रहता ही है सभी के, और हम लोग सभी लोग इस बात को लेके मन में सभी की ये बात रहती है। इसीलिए जैसा मैंने बताया कि जब हमें लगता है कि नक्सली हमारे सरेंडर के कॉल को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो फिर हम इमीडिएटली एक्शन लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो हमारे पे भाग जाए, वो मौका हम नहीं दे सकते। मतलब वर्दी पहनने के बाद देश सेवा सबसे पहले होती है, फैमिली वही होता है। फैमिली को आपको मतलब सेकंड रखना ही पड़ेगा, सेकंड रखना पड़ता है, क्योंकि देश सेवा है, तो फिर दैट्स वाई हम वर्दी पहने हैं, और हम नहीं तो कौन, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये सेवा फिर बालाघाट से जब मुरैना आती है, तो मुरैना भी बीहड़ों और बागियों का इलाका, आप कैसे इसको व्यवस्थित कर रहे हैं? कितने टाइम हो गए सर यहाँ? मैं लगभग 6 महीने हुए हैं, मैं 17 या 18 अगस्त को ज्वाइन किया था जी जी, तो 6-6.5 महीने हुए हैं। मुरैना मुझे लगता है इंटेंसिटी जो है पुलिसिंग का, जितना बालाघाट में था लगभग उसी इंटेंसिटी है, वही इंटेंसिटी यहाँ मुरैना में, पर जो डायमेंशन है वो अलग। वहां पे डायमेंशन पूरी तरह नक्सल फोकस था, यहाँ पे डायमेंशन लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम, मतलब जो हार्डकोर पुलिसिंग, मतलब बेसिक जो मतलब सामान्य रूप से सही सभी जगहों पे रहती है, वो वाला एंगल यहाँ बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जैसा आपने बताया कि हिस्ट्री रही है बीहड़ों की, डेकॉइट गैंग्स की, तो बॉडी ऑफेंसेस का चलन बहुत ज्यादा है, शरीर संबंधी अपराध बहुत कॉमन है। लोग
वेपन्स को लेके बहुत शौकीन है, क्रेजी हैं, और उसके कारण घटनाएं, वेपन से कारण जो घटनाएं वो काफी ज्यादा। सुनने में आता है कि सबसे ज्यादा वेपन्स जो रजिस्टर्ड है वो यही है, लाइसेंस यही। एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मेरे पास, पर हाँ ये बात है कि मतलब लोगों में एक क्रेज है कि उनके पास वेपन रहे। पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये वो क्षेत्र है जहां से अधिकतर लोग, काफी बड़ी संख्या में लोग आर्म फोर्सेस में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, और भी सीएपीएफ में, सीआरपीएफ में है, आईटीबीपी में, मतलब यहाँ वर्दी का एक क्रेज, इसमें भी मैं स्पष्ट करता चाहूंगा, ये मतलब ये वो एरिया है जो कि ये भी दिलेरों का एरिया है। बागी भी थे तो वो भी एक तरह से दिलेर माने जा सकते हैं अपने फॉलोअर्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट यहाँ के लोगों का जो कंट्रीब्यूशन नेशनल सिक्योरिटी में, वो अमूल्य है। हम लोग, ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां पर कोई ना कोई शहीद नहीं। अभी रिसेंट में अभी सबलगढ़ में हुआ था, तो उस सेंस में बहुत ही रिच यहाँ की हेरिटेज। बट अगेन लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं काफी। आप कैसे व्यवस्थित कर रहे हैं इसको, क्या कर रहे हैं आपने, क्या 6 महीने में चेंजेस किए होंगे? एक तो कि जो मेरा प्रयास है वो है कि पुलिस अपने को दिखे, पुलिस जो है वो पब्लिक को दिखनी चाहिए, तब सुरक्षा का एक भाव उत्पन्न होता है। और ये वैसा एरिया है जहां पर, जैसा मैंने बताया, इलीगल फायर आर्म्स का एक बड़ा मार्केट, ये पूरा जोन है, ये पूरा एरिया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए शाम की चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूवमेंट जो है इलीगल वेपन्स का हो सकता है। चेकिंग इंप्रूव कराई गई है, रात की गश्त थोड़ा और इंप्रूव कराई गई, क्योंकि रात में घटनाएं काफी होती थी। पुलिस का जो प्रोएक्टिवनेस है उसको थोड़ा सा हमने इंप्रूव करने की कोशिश की कि भाई किसी घटना के तत्काल बाद या तुरंत बाद पुलिस टीम पहुंचे, घटना का दूध पानी का पानी, और प्रयास ये किया जाए कि पुलिस फेयर दिखे। फेयर यदि दिखती है तो फिर आरोप प्रत्यारोप कम होते हैं। अगर पुलिस शुरू से ही किसी एक पक्ष की तरफ झुकती हुई दिखाई देती है तो फिर अनावश्यक लोगों के मन में एक संशय बनता है। ओके। हमारा काम जब हमने वर्दी धारण की है तो फिर किसी जाति, समाज या किसी समुदाय के साथ नहीं, वो होता ही नहीं, वो तो हट जाए। हम लोग वो दिख भी नहीं सकते, मतलब हमारा ऐसा कोई इंप्रेशन भी नहीं जा सकता कि हम लोग इस फलाना समुदाय, इस फलाना धर्म के साथ। तो थोड़ा सा वो करने की कोशिश की है। टीम यहाँ बहुत अच्छी है, टीम बहुत अच्छी है, बहुत पुराने अनुभवी लोग, और कई ऐसे चैलेंजेस बैक टू बैक आए हैं जिसमें लोगों ने बहुत अच्छा डिलीवर किया है। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा एक्सपोजर यहाँ पे मिलेगा, बहुत अच्छा एक्सपोजर अभी तक मिल रहा है। कई ऐसी चीजें हैं जो बालाघाट में नक्सल एरिया पे फोकस के कारण कम फोकस हो पाती है, वहां पर यहाँ पे वापस उन चीजों पे हमारा यहाँ सिविल अनुभव आपको ज्यादा मिल रहा है, लोगों के साथ इंटरेक्ट में बहुत। आप 2016 बैच के आईपीएस अफसर, 8-9 साल का करियर आपका हो गया। सबसे टफेस्ट सिचुएशन क्या आया आपके पास, तो लगा हो यार ये सारा टफ हो गया मामला? टफ तो देखिए, मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम्स की बात है, मतलब अलग अलग डायमेंशन में अगर सोचे हम। जब थाना प्रभारी के तौर पे मेरी पोस्टिंग थी मऊगंज में, जो अब जिला बन गया रीवा का है, उस दौरान कोई घटना होती थी तो वो लगता था कि एक बड़ा टफ सिचुएशन है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल फ्रेश थे। कैसे हैंडल करना है वो लर्निंग धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। छोटा सा भी लॉ एंड ऑर्डर हमें ऑन टोज रखता था। उसके बाद उज्जैन में सीएसपी के तौर पे पोस्टिंग हुई, लगभग 4 महीने 5 महीने वहां रहा। उस दौरान एक सांप्रदायिक इशू था, जब मैं गया था 2018 के सितंबर में उज्जैन में कम्युनल इशू था, वो एक काफी चैलेंजिंग था। मस्जिद और मंदिर को लेकर गणेश उत्सव के समय में कुछ घटना हुई थी जी, बहुत चैलेंजिंग था, बहुत चीजें सीखने को मिली वहाँ। महाकाल क्षेत्र का प्रभार था मेरे पास, तो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज, जिसमें नव वर्ष के समय या ऐसी जो भी व्यवस्थाएं रहती हैं वहाँ पे, जिस आस्था के साथ जो भीड़ उमड़ती भीड़ आता तो है, उसको आप कितनी आसानी से बिना कम से कम परेशान हुए कितनी जल्दी उनको दर्शन करा सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा लर्निंग था। क्योंकि उस समय, उसके बाद फिर भीड़ का आकलन लगाने की क्षमता बढ़ गई है।
ग्वालियर के बाद, उसके बाद ग्वालियर में लगभग 1.5 साल सीएसपी के पद पे रहा जी। ग्वालियर अगेन क्राइम फोकस्ड एरिया है, लॉ एंड ऑर्डर फोकस्ड एरिया है, तो कई सिचुएशंस वहां पर रहे जिसपे अच्छा काम करने का मौका मिला। एडिशनल एसपी के तौर पे छतरपुर में था। छतरपुर बुंदेलखंड का एरिया है, यूपी का बॉर्डर है। क्राइम के एंगल से, कास्ट इक्वेशंस के एंगल से, हर तरह से चैलेंज, हर तरह से। और वहां पे एक एडिशनल एसपी है, तो वो अगेन एक जबरदस्त एक्सपीरियंस था। और प्लस कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम में तो बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। वो इंटर स्टेट बॉर्डर्स थे, उनको सील करना था। तो वो एक अपने आप में बिल्कुल एक स्ट्रेंज, बिल्कुल एक नया टाइप का चैलेंज था, जो कभी किसी को नहीं पता, किसी को ट्रेनिंग नहीं हुई कैसे करना है, किसी को पता नहीं कि ये कोविड कैसे हो जाएगा। पर हमें ड्यूटी करनी थी, ड्यूटी करवानी थी, लोगों को एनकरेज करके ड्यूटी करवाना था। वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। उस समय डर बहुत फैल गया था, बहुत ज्यादा लोगों को एक संशय था, मतलब एक अननोन भय था कि भाई क्या हो रहा है, क्या पता कैसे हो जाएगा कोविड। और जब घटनाएं होने लगी, लोगों को, पुलिस कर्मियों की जब मृत्यु होने लगी, तब उसके बाद भी लोगों को मोटिवेट करके रखना कि दिस इज आवर ड्यूटी एंड वी हैव टू डू इट, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कमांडेंट के तौर पर सागर में था, 10th बटालियन में। वो भी कोविड का सेकेंड दौर का समय था, जो कि सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि डिवास्टेटिंग था, सेकेंड वेव। जी, बहुत ज्यादा लर्निंग थी उसमें। बालाघाट मेरे लिए जैसा मैंने बताया, मतलब उसको टफेस्ट सिचुएशन कहा जा सकता है, कह सकते हैं, इसीलिए क्योंकि एक तो जब एनकाउंटर्स चलते हैं, लाइव एनकाउंटर जब चलते हैं, उस समय आपको पता नहीं चलता कि गोली कहां से निकल रही है, बस आपको आवाज सुनाई देती है। हम लोग बस ये प्रे करते हैं कि वो गोली हमारे या अपने पुलिस वाले के ऊपर ना लगे। और चूंकि आप लीड कर रहे हैं फ्रंट से, तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। एनीथिंग दैट गोज रॉन्ग, आप उसके लिए जिम्मेदार रहें। बालाघाट में हम लोगों ने पंचायत चुनाव स्मूथ कराए, अच्छा, विधानसभा चुनाव कराए, नक्सलियों के इलाके में, पूरे नक्सलियों के इलाके में लोकसभा चुनाव कराए बिना किसी इंसिडेंट के। और ये ऐसी जगह थी जो मैं बता रहा हूं, विधानसभा लोकसभा में, जहां पर ऐसे नक्सल बूथ बनाए हमने, ऐसे नक्सल एरिया में ऐसे बूथ बनाए, नए बूथ, जहां 100% वोटिंग हुई। 100% वोटिंग हुई। पहले क्या था कि चूंकि जैसा मैंने बताया बहुत टफ टेरेन है, तो लोग 8-8, 9-9 किलोमीटर चल के, क्योंकि गाड़ी नहीं जा सकती, पहाड़ी क्रॉस करना, उनको क्रॉस करके आते थे 9 किलोमीटर वोट डालने के लिए ट्राइबल एरिया। हमने उनके गांव में ही एक बूथ बनाया, उस पूरे गांव के लोग, तो लोगों ने वोट दिया। लोगों ने शुरू के 1.5 घंटे में वोट देके काम खत्म कर दिया। इससे बड़ा मैसेज नक्सलियों क्या हो सकता है। 100% वोटिंग, सुबह 10 बजे तक उस गांव से 100% वोटिंग हो चुकी है। अच्छा सर, यहाँ पे एक ही सवाल मैं कर लेता हूँ, क्या पुलिस चाहे, पुलिस के कप्तान चाहे, पुलिस के आला अधिकारी चाहे, इस देश में नक्सली रह सकते हैं? ये एक बहुत डीप सवाल है, मतलब इसका एक सतही तौर पे आंसर नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसका अगर मैं कॉन्ट्ररी, मतलब इसको जो बोलते हैं हम, इसको दूसरे एंगल सोचे, तो इसका एक ये मतलब ही निकाला जा सकता है कि नक्सली इसीलिए हैं क्योंकि पुलिस नहीं चाह रही। ये गलत नहीं, मैं पुलिस को नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है नेता ना चाह रहे हो। कह नहीं सकते हम लोग इस बात को, इसीलिए क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इस पे काफी लिटरेचर पढ़ा मैंने। नक्सलिज्म एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, और उसका जो उद्भव है, वो एक अच्छे मोटिव के लिए हुआ था। अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने भी कहा, वो मोटिव बहुत अच्छा था। मोटिव तो वो धीरे-धीरे बहुत अलग गया। वो क्या है, वो एक तो अपने पाथ से बिल्कुल भटक गया। बिल्कुल सही। मतलब उसने सोचा बैलेट को बुलेट रिप्लेस कर सकता है, जो कि कभी नहीं हो सकता, और हम होने नहीं देंगे उसको, बिकॉज वो हो गया तो फिर एनार्की है पूरे देश। वो तरीका बिल्कुल गलत है। पर जो कुछ इश्यूज इनके रहते हैं, जिसके कारण ये शुरू हुआ था, अब तो बिल्कुल एक तरह से एक्सटॉर्शन का माध्यम बन चुका है। नक्सलियों के जो सीनियर नेता हैं, उनके बच्चे इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ते हैं, फॉरेन में पढ़ते हैं, और वो जवान, मतलब फुट सोल्जर्स को रिक्रूट करते हैं ये लोग गांव से, बड़ी संख्या में, जिनको कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, और उनको जानबूझ के दूसरे राज्य में भेजा जाता है कि ये चाह के भी अपने गांव वापस न जा सके। और सिर्फ वो एक क्रेज दिया जाता है बंदूक वाला, सिर्फ क्रेज दिया जाता है। आप देखिए, महिलाओं का शोषण नक्सल ग्रुप में सबसे ज्यादा जबरदस्त, सबसे ज्यादा। जो लोग सरेंडर हो रहे हैं, अभी बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी मध्य प्रदेश में आई। मध्य प्रदेश में जो सरेंडर हुए हैं कुछ लोग, छत्तीसगढ़ में अच्छा सरेंडर हो रहा है, बहुत अच्छा काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है। वही पिछले इस वर्ष 2024 के बाद से बहुत ही शानदार काम हुआ है।
आप उनके आप बीती सुनिए, मतलब नक्सलिज्म एज अ थ्योरी इन प्रैक्टिस पूरी तरह से एक्सप्लॉइटेशनरी हो चुकी। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर पुलिस को खुली हाथ दे दी जाए, छोड़ दिया जाए, तो नक्सली शायद खत्म हो जाए इस देश से। खुला हाथ देना एक डबल एज सोर्ड, क्योंकि हम आज के समय में ह्यूमन राइट्स, आज के समय में इसीलिए कहा कि ये जो सारी चीजें बंदिशें हैं, इन बंदिशों को हटाया जाए तो शायद बंदिशों का कारण है कि हम इसका दुरुपयोग रोक सके। इसीलिए एक पॉलिसी आपको ध्यान में होगा, सलवा जुदुम करके आई, बिल्कुल अच्छी इंटेंशन के साथ आई, मिसयूज उसका हुआ। मिसयूज ऐसा वैसा नहीं हुआ, बहुत बड़े स्तर पे हुआ, बहुत बड़े स्तर पे। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर तल्ख टिप्पणी की उस पर। तो ऐसा कोई भी हम फ्री हैंड नहीं दे सकते फोर्सेस को, ये हमें हमेशा रखना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स हैज टू बी डिसिप्लिन एंड इट हैज टू फॉलो अ स्पेसिफिक प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तभी हम लोग उसको, मतलब अदरवाइज तो फिर हमारे उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, कुछ समय बाद नहीं रहेगा। बिल्कुल वो बहुत इंपॉर्टेंट। सर आपने टफेस्ट सिचुएशन बताया, अब कोई खूबसूरत पल बताइए, अच्छा पल इस 9 साल के करियर में वर्दी पहनने के बाद, सबसे अच्छा पल। अच्छे पल ये बहुत अच्छा हुआ है। अच्छे पल तो देखिए बहुत सारे हैं, जो बिल्कुल आपको इमोशनल भी कर देता हो, लगता हो यार। वर्दी पहनने के बाद ऐसे वो सभी पल जिसमें आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकते हो जिसको लगा होगा कि अब वो शायद उसका कोई मदद ना हो सके, और अगर आपकी एक छोटे से स्टेप से उसकी मदद हो जाती है। कोविड के टाइम में ऐसे कई सिचुएशंस थे जिसमें हमें लोगों का मदद करने का मौका मिला, और मुझे लगता है कि जब हमारे जवानों का हम देखते हैं कि उनका वो मोटिवेट हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं ये काम सही कर रहे हैं, बालाघाट की जिक्र करूं तो, और बैक टू बैक जब हम रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आपकी लीडरशिप पर एक तक कहा जाएगा इसको अनुमोदन मिलता है कि नहीं अच्छा काम। तो ये सभी चीजें अपने आप को खुश करती है, सभी चीजें खुश करती है। किसी एक मोमेंट को तो तय कर पाना बहुत। मैं बस एक कहानी जानना चाह रहा था आपसे, लगता आप इमोशनल हो गए हो कि यार मैंने ये केस सॉल्व करके मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा किया। ऐसे तो मतलब इमीडिएटली तो बहुत मुश्किल है रिकॉल कर पाना, ऐसे कई वाकये हैं जिसमें हम लोगों ने ऐसा हमारी टीम ने बहुत अच्छा डिलीवर किया है, कई वाकये हैं, और आने वाले समय में भी रहेंगे। देश के एक जाने माने क्रिमिनल लॉयर हैं तनवीर अहमद मीर, बहुत बड़े लॉयर। मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इस देश में ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर मैंने अपने करियर में नहीं देखा। आपके क्वेश्चन का वेट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन बस यही है, क्या ये तो एक स्टेटमेंट इस पे आप कमेंट करना चाहेंगे कि देश में ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर नहीं है? ये तो देखिए उनका व्यक्तिगत मानना है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने अपने जैसे 8-9 साल का कार्यकाल में कई ऐसे ऑफिसर देखे हैं जिन्होंने अपना लगभग सर्वस्व छोड़कर ऑनेस्टी के साथ ड्यूटी की। पुलिस ऑफिसर से मेरा मतलब उस जवान से भी है, उस आरक्षक से भी है, और सीनियर मोस्ट ऑफिसर से भी। जैसा मैंने बताया कि जब हम इस सर्विस में आते हैं, मतलब मैं किसी भी प्रोफेशन की बात करूं, पुलिस तो कई बार एक पंचिंग बैग की तरह यूज होता है, बहुत आसान है, वर्दी में है, आइडेंटिफाई हो रहा है बस। जी बिल्कुल। पुलिस और मीडिया दोनों, आज की डेट में मीडिया को भी लोग एक पल में कह देते हैं कि हाँ, नहीं बात सही है, और हमें मुझे लगता है कि इस तरह की स्वीपिंग जनरलाइजेशन से बचना चाहिए, खासकर तब जब हमारी बात महत्व रखने वाली हो, हमारी बात को वैल्यू करने वाले लोग। तो एक तो कि इस तरह की स्वीपिंग जनरलाइजेशंस अनकॉल्ड फॉर हैं, और दूसरा कि मैंने जब खुद अपने 8-9 साल की करियर में, क्योंकि जब मैं सिविल, जैसे मैंने बताया मेरे पूरे परिवार में कभी कोई सिविल सर्विसेज में नहीं, जब हम लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि जो नॉर्मल सो कॉल्ड नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं उसके पीछे कितने पुलिस वाले अपनी जिंदगी को एब नॉर्मल करके वो नॉर्मल जिंदगी आपको दे रहे हैं। बिल्कुल, वो हो सकता है देखना भी नहीं चाहता और देखता भी नहीं, कोई नहीं देखता, क्योंकि वो अंडर सरफेस है, वो चीजें अंडर सरफेस है। हम लोग हर दिन ऐसे सिचुएशन को डील करते हैं कि अगर वो डील करने में थोड़ी सी भी लापरवाही हो गई तो अगले दिन उसका प्रभाव पूरे शहर पे पड़ेगा, और पूरे शहर क्या पूरे प्रदेश पे पड़ सकता है। पर चूंकि हम लोग अगले दिन भी लोग सामान्य रूप से नॉर्मल उठते हैं, हर चीज नॉर्मल चलता है,
तो उनको लगता है कि इसी तरह का है, इसी तरह ही चल रहा है। जब मैं सर्विस में आया हूं तब मैं इस चीज को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर पाता हूं। पुलिस वालों के परिवार इस बात को अप्रिशिएट कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि अगर सब चीज सामान्य चल रहा है तो उसके पीछे कुछ असामान्य एबनॉर्मल सैक्रिफाइस है लोगों का, पुलिस वालों का, उनके परिवार। तो जो आपने जिस प्रश्न से शुरुआत की, एक तो उससे सहमत मैं बिल्कुल नहीं हूँ, और दूसरा एक बहुत स्वीपिंग जनरलाइजेशन है, बहुत स्वीपिंग जनरलाइजेशन है जो कि मुझे लगता है कि कई तरह से भी जस्टिफाइड। तो सर एक डायरेक्ट सवाल और कर लेते हैं, डायरेक्ट है बिल्कुल, कि पुलिस की जो छवि है वो खराब किसने थी? अगर आपकी नजर में, अगर आपसे पूछे, छवि तो कुछ ना कुछ हद तक खराब हुई। जैसा मैंने बोला, देखिए आपने मीडिया का जिक्र किया, मीडिया की भी छवि खराब हुई। बिल्कुल। ये सवाल आपसे भी है कि मीडिया की छवि की किसने खराब की? कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जो पब्लिक में बहुत ज्यादा विजिबल है, मीडिया है, जैसे पुलिस है। और पुलिस एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको हमेशा किसी न किसी एक पार्टी को रुष्ट करना पड़ेगा। आपसे कभी भी सब लोग पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकते। आपने एक FIR की, जो फरियादी हो वो तो खुश है, जो आरोपी है उसका पूरा परिवार आपसे रुष्ट हो गया, ठीक है। तो हमेशा हम लोग एक मतलब नॉन जीरो गेम नहीं है ये। हमेशा आप फाइनली आपने किसी को खुश किया तो कोई आपसे रुष्ट हुआ। ये तो पहला है। दूसरा, एक तो हमारी विजिबिलिटी, जैसे मैंने बोला, हर प्रोफेशन में ब्लैक शीप्स हैं। हर प्रोफेशन ऐसा है जिसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग। हमारा और आपका जो प्रोफेशन है उसमें हमें पहचान पाना बहुत आसान। पुलिस बहुत इजीली दिख जाती है, सड़क पे वो बंदा दिख रहा है। मीडिया बहुत आसानी दिखती है, उसके हाथ में माइक्रोफोन है या फिर वो वीडियो बना रहा है। तो इसके कारण हम बहुत ज्यादा हमेशा एक स्क्रूटिनी की नजरों से देखे जाते हैं। संभवतः जो आपने छवि की बात की है उसका एक फॉल आउट है, जैसा मैंने लेकिन शुरू में बताया कि हर प्रोफेशन में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग। कुछ हद तक उनके कारण भी हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से मुझे लगता है फेयर नहीं है पुलिस सर्विस के लिए कि उसको एक ब्रांडिंग कर दी जाती, वो अनफेयर। कप्तान साहब फिल्में देखते हैं? अब कम देखते हैं, पर देखा करते थे। सिंघम देखी आप? सिंघम देखी है शायद, हाँ देखी। आपको क्या लगता है फिल्मों का भी रोल है छवि खराब करने में और छवि अच्छी करने में? फिल्मों में बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी, कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती है जो नहीं दिखानी चाहिए। कई पुलिस वालों का मानना है, कई पुलिस अफसरों का मानना है कि फिल्मों ने भी छवि जो है खराब भी की और अच्छी भी। देखिए, फिल्म तो हमारी सोसाइटी का एक आईना है। एक समय तक ये आईना ऐसा था कि बिल्कुल सही चीज दिखाता था, जो यथार्थ है उसी को वो आईने पे उतारता था। 80s 90s की जो फिल्में थी वो उस दौर को दर्शाती थी, और जो अच्छे निर्देशक थे, अच्छे कलाकार थे, उन्होंने उसको बहुत बखूबी उतारा पर्दे पे। फिल्मों के कारण पॉलिसी चेंजेस हुए गवर्नमेंट। फिल्मों का तो मतलब रोल बहुत ही है जिसमें सामाजिक बदलाव, इस बात को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पर फिल्म बनाने का जो उद्देश्य था वो रिसेंट टाइम्स में थोड़ा मुझे लगता है कमर्शियलाइज हुआ है। और जब कमर्शियलाइज होता है तो लोग हमेशा पॉपुलैरिटी के खोजते हैं कि ऐसा क्या दिखाएं कि फिल्म चले। अगर बहुत सच्चाई पे दिखाएंगे तो फिल्म नहीं चलेगी, क्योंकि लोगों को संभवतः पसंद ना आए। अगर मसाला आपको कुछ डालना है, ज्यादा डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये फिल्म बहुत ज्यादा चलेगी। कई बार वो डोज ज्यादा हो जाता है, और डोज ज्यादा हो गया तो इस बात को जस्टिफाई कर पाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल है कि नहीं भाई ये चीज गलत दिखाई जा रही। ये तो मुझे लगता है एक सभी लोगों का दायित्व है। देखिए, पुलिस, आप एक दिन, किसी ने बताया था कि आप एक दिन पूरे देश के थानों को बंद करके, उस देश में हाहाकार मच जाएगा। सिर्फ एक दिन की बात, 24 घंटे किसी भी थाने पे हर पुलिसकर्मी कोई काम नहीं करे, तो आप देख लीजिए देश की स्थिति क्या होगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करने मतलब वी आर इंडिस्पेंसिबल, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ये सभी लोगों का दायित्व है कि
उस वर्दी को जो इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, उसको वो तवज्जो, वो इज्जत मिले और वो बरकरार है। ठीक। सर, आप इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो हमारा बहुत स्लो है। आप किसी अपराधी को पकड़ते हैं, आपने किसी आधार पे, एफआईआर के आधार पे, अपनी जांच के आधार पे किसी को पकड़ के उसको फिर पेश किया। फिर कई केसेस ऐसे हैं, मैं जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, लोग 12 साल, 10 साल, इवन 15 साल तक बेल पे रहते हैं, बाहर रहते हैं, कोई सिस्टम जो है, लॉ जो है, उसको सजा नहीं दे पाता। तो आपको भी ऐसा लगता है कि इस सिस्टम को थोड़ा और फास्ट करने की जरूरत है? 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून आए, जी सर। जिसका मूल उद्देश्य यही, एक तो कि बदलते समय के साथ कुछ ऐसे अपराध आए जो कि पुराने आईपीसी में नहीं परिभाषित थे, कुछ ऐसी प्रक्रिया आई जो सीआरपीसी में नहीं परिभाषित थी, कुछ ऐसे एविडेंस आए जो इंडियन एविडेंस में नहीं परिभाषित। उन सभी को इन 3 नए कानून में, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस और साक्ष्य अधिनियम में शामिल किया गया है। और इसमें काफी टाइम बाउंड चीजों को बताया गया। विवेचना का समय कितना होगा, विवेचना में टेक्निकल साक्ष्य को बहुत महत्ता दी गई है, पूरी कार्रवाई को वीडियो रिकॉर्ड करने की इंपॉर्टेंस दी गई। इसके तहत जो अपराध पंजीबद्ध होंगे, आप देखेंगे कि बहुत समय सीमा में उनका निराकरण, क्योंकि जो आप चीज बता रहे हैं, जस्टिस सिस्टम का मेन पिलर है सामने वाले को सुनने का मौका, मेन पिलर है। ट्रायल के दौरान जो भी आरोपी है उसको अपना पक्ष रखने का भरपूर मौका दिया जाता है। ये भरपूर कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि हम नहीं चाहते उसको सजा देना, इसलिए क्योंकि जिन चीजों की आवश्यकता उस अपराध को प्रमाणित करने में, उस प्रोसेस में डिले हो जाता है, क्योंकि चीजें पेपर वर्क ड्रिवन बहुत ज्यादा थी, पहले रही। नए वाले जो 3 कानून हैं, ये इसमें परिवर्तन ला रहे हैं। कानून में परिवर्तन हो जाएगा सर, लेकिन ऐसा डाटा कहता है कि जज हमारे कम हैं जो फैसला सुनाए, वो केस के मुताबिक, केस बहुत ज्यादा है, जज कम है, तो वो टाइम मिलने में इस पे तो मतलब जजेस की संख्या पे मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। जी जी जी। पर इन जनरल मैं पुलिस फोर्स की बात करूं तो पुलिस फोर्स में भी जो है वो पदों की रिक्तियां हैं। पर ये भी हम अप्रिशिएट करें कि बैक टू बैक वैकेंसी फिलिंग भी हो रही है, बैक टू बैक हो रही है। लास्ट ईयर भी यहाँ पे एक बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव था, मुरैना में भी 6000 से अधिक पदों की भर्ती हुई, अभी भी शायद इस वर्ष भी प्लान्ड है। तो ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और एक समय मुझे लगता है कि उसको बस थोड़ा एग्रेसिवली परस्यू अगर किया जाए। एक सवाल और, ये वर्क प्रेशर आपके पास आता है कभी? कोई काम करते करते कोई राजनीतिक प्रेशर आता हो? प्रेशर शब्द मुझे लगता है गलत। प्रेशर मतलब ये हुआ कि आप पे एक ऐसा दबाव बनाना जो कानून के विपरीत हो, आप और वो करने के लिए आप पर दबाव बना, इसी को प्रेशर मुझे लगता है कहा जा सकता है। अदरवाइज अच्छा काम करने का प्रेशर क्यों आएगा, वो तो आपका ड्यूटी है करना। मैं सिंपल भाषा में कर देता हूँ अपने सवाल को। और कोई केस हुआ, आपके पास एक फोन आया, प्लीज यार रहने दो, छोड़ दो, ऐसा तो देखिए मुझे लगता है कि आज के समय में कोई नहीं करेगा, इसीलिए क्योंकि सभी को मतलब अभी क्या है, इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना फास्ट है। अगर आप किसी राजनेता की बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति को अपनी एक छवि बरकरार रखनी है, ठीक है, उसको भी 5 साल बाद चुनाव के मैदान में पहुंचना। अगर उसकी छवि पर आघात होगा किसी भी कारण से, तो उसके लिए सभी को पता है, उनके लिए भी सबको पता है। फेयरनेस को मुझे नहीं लगता कि कोई अभी करना चाहता। ये बात हो सकता है कि कई बार उनको ऐसा लगे कि इसमें एक दूसरा पहलू भी है जो देख लिया जाए। हाँ, उस एंगल से फोन आ सकता है कि इसमें ये वाला एंगल भी जरूर देखें। परंतु अगर प्राइमा फेसी ये स्टैब्लिश्ड है कि क्राइम हुआ है, तब तो फिर मुझे तो कभी नहीं आया इस तरह का फोन, और मुझे नहीं लगता कोई करेंगे, क्योंकि ये जैसा मैंने बोला, आज के समय में इंफॉर्मेशन डेटा का फ्लो इतना फास्ट है कि अगर आप किसी गलत काम के लिए कुछ करवाना चाह रहे हैं, गलत उद्देश्य से, तो वो आपकी छवि पे बहुत नेगेटिव असर, बहुत नेगेटिव। तो एक पब्लिक में आम बात हो गई है कि राजनेता जो हैं वो सिविल सर्वेंट को
पपेट समझते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा, और ऐसा होना नहीं चाहिए। पर ये आम क्यों है, पब्लिक में ऐसी बात क्यों आती है? हाँ, इस पे तो मतलब कि ये उसी तरह की बात हुई जैसे आपने शुरू में प्रश्न पूछा था कि पुलिस की छवि खराब है। अगर वैसा सत्य होता जो आपने क्लेम किया, जैसा लोग कहते हैं, तो ये देश अभी चल नहीं रहा होता। क्योंकि फाइनली हर राजनेता या हर व्यक्ति का अपना एक कोई निहित स्वार्थ रहता है, हो सकता है कई बार, पर सिविल सर्वेंट्स का एक अपना मोरल कॉम्पस होता है। उसको पता है कि क्या सही है, किस डायरेक्शन में अपने को जाना है, और उससे बहुत ज्यादा वो समझौता नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। तो ये अगेन एक स्वीपिंग जनरलाइजेशन है, बट पब्लिक का जो परसेप्शन है वो कई बार क्रिएटेड भी होता है, जानबूझ के क्रिएट करने के लिए। और जनरली आप देखेंगे जो भी अच्छे राजनेता हैं, अच्छे सिविल सर्वेंट्स हैं, अच्छे राजनेता हमेशा सिविल सर्वेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। आप कहीं का भी एग्जाम्पल लें, मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा, पर आप कहीं का एग्जाम्पल लें, बहुत ही रिस्पेक्ट है। इसीलिए क्योंकि हमारा जो काम है वो नहीं कर सकते, उनका जो काम है हम नहीं कर सकते जी। पर हम लोग दोनों का जो कंबाइंड काम है वो है समाज का निर्माण, देश की सेवा। वो चीजों पे साथ में जब काम करते हैं तो बहुत ही सिनर्जी बनती है। सर, हमारे चैनल से बहुत यूथ जुड़े हुए, बहुत लड़के जिन्हें ये शौक है कि हम भी वर्दी पहने, और वर्दी का शौक लगभग सबको होता है। आप एक घटना से शुरू कीजिएगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आया, उस दिन की घटना को अगर आप रिकॉल कर पाए, क्या हुआ, आपने किसे फोन किया, घर आए तो क्या हुआ, और फिर उस यूथ को इंस्पायर कर पाए छोटी सी बात में, हाँ वो भी तैयारी करे और हो सकता है कि वर्दी उसके पास भी आ जाए, करना क्या होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आप जब मेरे पास इंटरव्यू के लिए किया है तो मेरा सबसे बड़ा कैच यही वाला क्वेश्चन था जी। मैं चाहता क्या, मतलब अगर मेरे इस वक्तव्य से, इंटरव्यू से अगर कुछ लोग भी इंस्पायर हो पाए तो मुझे लगता है कि देश सेवा का एक बड़ा हिस्सा मैं कर पाऊंगा। उसके लिए थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ। काफी एक शहर है हजारीबाग, झारखंड में, बहुत बड़ा शहर नहीं, बहुत नाम नहीं है, वहां पे मेरी 12th तक की पढ़ाई हुई है। ठीक है, झारखंड। तो झारखंड में तो एक तो कि लोगों की जो एक मानसिकता होती है, मतलब हम ये सोचे कि लोग अपने सपने की उड़ान को छोटा क्यों करते हैं। उनको लगता है कि एक मैं अव्वल की मैं छोटे शहर से हूं, तो उस टिक को मैंने टिक कर दिया, मैं छोटे शहर से हूं। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि 12th के बाद फिर मैं इंजीनियरिंग करने के लिए NIT त्रिची गया, तमिलनाडु त्रिची। वहां पे 4 साल कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की, और फिर कैंपस सिलेक्शन के थ्रू मुंबई में एक नौकरी में लगभग 4.5 साल मैंने नौकरी। टुवर्ड्स द एंड में रिश्ता तय हुआ, शादी हुई। अच्छा, शादी से पहले शादी हो गई जी। अरे वाह। तो शादी हुई। तो पत्नी की किस्मत अच्छी थी जी, और शायद वो आपके लिए बहुत लकी थी। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर भी आऊंगा मैं जी। तो शादी हुई, और जैसा मैंने बताया वो एक ऐसा फेज था 27-28 वर्ष का, जब मैं था कि अब क्या करना है लाइफ, क्योंकि फाइनली आप 23-24 साल तक नौकरी में आ गए, फिर सारी चीजें चल रही हैं, अच्छी सैलरी मिल रही है, पर क्या आप खुद सेटिस्फाई हैं? ये प्रश्न अपने से हमेशा रहना चाहिए कि क्या हैव यू एक्सप्लॉइटेड योर पोटेंशियल कंप्लीटली, क्या आप जहां तक जा सकते हैं आपने प्रयास किया क्या? तब फिर मैंने अपनी से चर्चा की कि अब मैं सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो एक तो दूसरा टिक जो मैं बताना चाहता हूँ ये कि लोगों के मन में ऐसा रहता है कि शादी के बाद आप तैयारी नहीं कर सकते, वो भी एक मिथ, उसको भी ये त्याग दें। शादी के बाद आप हो सकता है बेहतर तैयारी कर पाए। अच्छा, मेरे साथ तो वही एग्जाम्पल है। अगर आपकी पार्टनर सपोर्टिव, तो आपकी एनर्जी को, आपके ऐसे क्षणों को जब आप बिल्कुल डाउन हैं, आपका रिजल्ट नहीं हुआ, आप डाउन हैं, आपको इनकरेज कर सकता है वो। और वो आपसे अधिक और क्लोज व्यक्ति है नहीं कोई। बिल्कुल।
है कि नहीं? कई बार ये मित्र हो सकते हैं, कई बार आपके टीचर हो सकते हैं, कई बार पेरेंट्स हो सकते हैं, पर शादी के बाद जनरली पार्टनर रहते हैं। वो छोड़ के, जॉब छोड़ के फिर मैं दिल्ली आ गया तैयारी करने। फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने दिया, क्योंकि जैसा मैंने बताया मेरे पूरे परिवार में, पूरे खानदान में कोई सिविल सर्विस नहीं, तो भाई गाइडेंस किससे ली, क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। तो कुछ ऐसे दोस्त जो कि सिविल सर्विस में ट्राई कर रहे थे या उनका सिलेक्शन हुआ था, उनसे बात करके मैं दिल्ली पहुंचा, बिल्कुल ब्लैंक स्लेट पर। कुछ नहीं पता मुझे क्या होता है सिविल सर्विस, कुछ नहीं पता जनरल स्टडी क्या होती है, कुछ नहीं पता ऑप्शनल क्या होता है। किस साल की बात? कुछ भी नहीं पता। किस साल की बात? ये बात है 2011, 10 के एंड में शादी हुई थी मेरी। 2011 के जून में मैं दिल्ली में था, मुखर्जी नगर। पत्नी ने ये नहीं कहा कि मुझसे शादी करने के बाद तुमको ये कीड़ा काटा, इससे पहले क्यों नहीं काटा? तो नहीं, अब तो नहीं बोल सकती है अब तो नहीं बोल सकते क्योंकि सिलेक्शन हो गया है जी। बट कई बार ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स आए जी। उस समय, तो मुझे लगता है कि होल हार्टेड सपोर्ट था पत्नी का, अदरवाइज मैं नहीं आता। क्योंकि ये शादी के बाद जो चॉइस है वो दोनों का होना चाहिए। सिविल सर्विसेज एक लंबा खेल। बहुत आप ऐसा सोचे कि 2 महीने पढ़ के मैं कर लूंगा, नहीं, संभव ही नहीं, असंभव है, ये लंबा गेम है। तो 2011 के जून में मैं दिल्ली में था। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तैयारी वारी करने के बाद, तो प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ। प्रीलिम्स में अब जैसे अगेन ये एक लोगों के मन में रहता है कि पहला प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप सिविल सर्विसेज के लिए नहीं बने, तो आप छोड़ के चले जाइए। मेरा ऐसा कहना, मेरा ऐसा कहना है कि भाई आप क्यों बनना चाहते हैं सिविल सर्वेंट, पहले वो आपके दिमाग में ये बात अगर क्लियर है तो फिर आप को कोई नहीं हरा सकता। पर ये चीज अगर क्लियर नहीं, अगर आप अपने पिताजी के दबाव में या अपने पड़ोसी के ताने का जवाब देने के लिए, आपने रिश्तेदारों के तानों का जवाब देने के लिए सिविल सर्विस दिखाने के लिए, तो वो जो आपका कारण है वो आपसे बाहर है, एक्सटर्नल कारण, तब मुश्किल है सिलेक्शन, तो बहुत मुश्किल है। ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। तो वो, क्योंकि जैसा मैंने बोला है बहुत लंबा खेल है, वही आपको इस दौरान पूरा एनर्जाइज रखेगी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट सिलेक्शन नहीं होने के बाद फिर सेकंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा मैं। अच्छा, थर्ड अटेम्प्ट पर फाइनल सेक्शन नहीं हुआ, अगेन बहुत बड़ा सेटबैक। तीसरे अटेम्प्ट में भी, सेकेंड अटेम्प्ट में, हाँ, सेकेंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा, सिलेक्शन नहीं हुआ। थर्ड अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा, सिलेक्शन नहीं हुआ। 2 बार इंटरव्यू हो गया। गुड। तब उस समय जैसा मैंने बताया कि एक तरह से मतलब सोल सर्चिंग आदमी करने लगता है कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया। इसमें एक और मिथ पे क्लियर करता हूं मैं। 2012 में मेरी बेटी का जन्म हुआ। अच्छा, बिटिया भी हो गई। उसके साथ में रह के हमने तैयारी। तो एक ये मिथ है कि बच्चे होने के बाद हम नहीं पढ़ सकते, वो भी, उसको भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, वो भी मिथ खत्म। ठीक है, क्योंकि फाइनली आपके अंदर जितना फायर है वही आपको अंत तक, सफलता तक ले जाएगा। फिर फाइनल जब 4th अटेम्प्ट मैंने दिया, जो कि मेरा आखिरी अटेम्प्ट था, उसमें फिर इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद फिर सिलेक्शन हुआ। 127 रैंक आया था और आईपीएस अवार्ड पर। तो जैसा मैंने बोला कि उसके बाद मैं काफी लोगों से मिला, स्टूडेंट वगैरह। सिलेक्शन वाले दिन की वो बताइए, जिस दिन सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन वाले दिन की मैं बात बताना चाहूंगा। रिजल्ट में एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, डेट समय तक याद घटना बताइए। 2016 हाँ, 15 का मैंने दिया था। 2016 में रिजल्ट आया और सुबह से सुबगाहट थी कि शायद आज रिजल्ट आ सकता है। यूपीएससी का वेबसाइट था, उसको हम लोग कंटिन्यूसली रिफ्रेश कर रहे थे। दोपहर का समय था, लगभग 1-1:30 बजे का वक्त रहा होगा। क्योंकि ये वो पल जो है वो 2 बार मैं पहले देख चुका था। इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट, मानता हूं कि आपके माइंडसेट बहुत मजबूत हैं, क्योंकि 2 बार इंटरव्यू से क्रैक हो आदमी छोड़ देता। वही मैं कहना, कई लोग छोड़ देते। जो इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट आता है वो मैं 2 बार अपने सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में देख चुका हूँ। मैंने इंटरव्यू बहुत अच्छा किया, मैंने यूपीएससी का पेज खोला उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी एक ऐसे फीलिंग के साथ कि क्या होगा, धड़कन तेज के साथ।
उसमें मेरा नाम नहीं रहता। 2015 में ऐसा हुआ, 2014 में ऐसा हुआ। पर इस बार जब मैंने खोला तो फर्स्ट पेज निकल गया शुरू के 100 रैंकर्स का, तो मैंने देखा कि और बढ़ गई। तो मतलब मैंने देखा कि अब इसमें मेरा नाम नहीं, क्योंकि जनरल कैंडिडेट हूं तो मुझे पता है कि IAS IPS चाहिए, तो भाई 150 के अंदर आपको आना है, 150-200 तक, उसके अलावा तो फिर चांस नहीं। सेकेंड पेज के लगभग थोड़ा ही खत्म हुआ तो मैंने देखा कि समीर सौरभ नाम लिखा हुआ, उसमें मतलब रोल नंबर और नाम ये 2 डिटेल आते हैं। तो फिर मैंने देखा कि हाँ समीर सौरभ और भी हो सकते हैं, हालांकि मुझे रोल नंबर याद था, अभी भी याद है। पर फिर मैंने अपना एडमिट कार्ड निकाला। क्या रोल नंबर था सर? 0407622। फिर मैंने अपना एडमिट कार्ड निकाला ये कंफर्म करने के लिए वाकई में क्योंकि बहुत बड़ी बात है, इससे आपका जीवन बदल सकता है, ये जीवन बदलने वाला पल था वो। और इसमें मैं एक छोटा सा मैं बस ये बताना चाहूंगा कि एक मूवी आई थी राजपाल यादव की, मैं मेरी पत्नी और वो। हाँ। बहुत पॉपुलर नहीं हुई हाँ। लेकिन मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवीज में से। बिल्कुल बिल्कुल। उसके शुरू में कहीं पर नरेशन एक चल रहा है कि मैं मानता हूं कि एक पल में आपकी जिंदगी बदलने की क्षमता हो, एक पल में आदमी का जीवन बदल सकता है। तो उस कोटेशन को मैंने अपनी दीवार पे लगा के रखा था। और एक कोटेशन स्टीव जॉब्स का था जिसने बताया था, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। स्टीव जॉब्स का बहुत फेमस कोटेशन है कि कई बार हम लोग समाज के नॉर्म्स को इतना ज्यादा फॉलो करने लगते हैं, अरे शादी होगी अब काहे का तैयारी करना, तो विच मीन्स यू हैव टू स्टे फूलिश। आप मूर्ख बने रहिए ताकि आप अपने लिए कुछ कर सकें। और स्टे हंग्री मतलब आपके अंदर आग हमेशा होनी चाहिए, हमेशा आपकी भूख खत्म नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 चीज में लगा के रखा था। तो जिस दिन वो देखा मैंने, एडमिट कार्ड में नंबर भी मैच किया, तो फिर मैंने भाई देखा कि वाकई में UPSC का वेबसाइट है कि नहीं, सब चीज सही है, नंबर आप ही का है, मेरा ही नंबर है। फिर मैं उस समय मेरी वाइफ किचन में कुकिंग कर रही थी, सेम टाइम पे जिसमें रिजल्ट जिस समय अकेले देख रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सब लोग देखें। फिर 2 बार ऑलरेडी इस तरह का हो चुका था, नहीं होना सिलेक्शन। तो फिर मैंने बताया कि वंदना सिलेक्शन हो गया, IPS में मिलेगा। तो पहले तो बहुत इमोशनल थे हम लोग। फिर घर पे फोन किए, बेटी को फिर मैंने गले लगाया, और उसके बाद फिर घर पे फोन किसी किए? घर पे पिताजी को फोन किया। वंदना ने अपने पिताजी को फोन किया। वंदना के पिताजी बिहार पुलिस में ASI की पोस्ट से रिटायर हो गए। अच्छा। तो उनको पुलिस मतलब उनका काफी ज्यादा सपोर्ट रहा हुआ, तो उनको पता था कि कर सकते। तो उनको फोन किया, और मुझे शब्द याद है, वंदना ने अपने पिताजी को बोला कि समीर IPS बन गया। वाह। तो बहुत ही वो मतलब बहुत ही इमोशनल टाइम था। और फिर हम लोग तो थोड़ी देर तक बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था क्या करना है, साइलेंट था। रात भर नींद नहीं आई, रात भर हम लोग जगे रहे, क्योंकि एक ऐसा क्षण था जिसके लिए 4 साल तक हम लोग दिल्ली में थे, 11 से लेकर 15 तक। पत्नी भी साथ में ही थी? पत्नी भी साथ में, बच्ची भी साथ में। बहुत स्ट्रगल के टाइम्स आए। घर पे फोन किए, माँ बाप ने क्या कहा? सब लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, सभी लोग खुश थे और इस बात को एक्सेप्ट कर रहे कि चलो, तुमको लगता था कि हो जाएगा और तुमने कर दिया। क्योंकि जनरली सभी रिलेटिव्स, कई रिलेटिव्स का था कि ये गलत डिसीजन है कि बच्चे हैं, परिवार है, उसके बाद भी तुम लगे हुए स्टूडेंट की तरह दिन में 14-14 घंटे पढ़ रहे हो, गलत डिसीजन। कई लोग आपको बोले? मुझे तो नहीं बोले, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोगों से बात करना बंद कर दिया था। अच्छा। ये एक ऐसा फेज रहता है जब आपको सिर्फ कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिव लोगों से चर्चा। वाह। क्या होता है कि ये भी एक सीख है उन लोगों के लिए जो कई अटेम्प्ट्स, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट्स जो फेल हो जाते हैं, कि आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाए कहाँ से। बिल्कुल। तो आप बेसिकली क्या होता है ना कि हम पॉजिटिविटी एक तो बाहर खोजते हैं, बाहर नहीं खोजें, उसको अपने अंदर रखें पॉजिटिव। जैसा मैंने बोला, जो मैसेज की बात आप कर रहे हैं, पहला मैसेज तो कि आप क्यों बनना चाहते हैं, वो क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे सभी लोग जो आपको लगता है कि आपको नीचे खींचने के लिए, वो भले दिखा रहे हैं कि भाई आप तैयारी करो, पर आपको पता है कि वो पॉजिटिव व्यक्ति नहीं है,
उससे आपको दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा एक माइंड गेम। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन हार गया, आप यूपीएससी नहीं निकाल सकते। पर इसमें एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा मैं, कई लोग ऐसे हैं वहां पर जो मैं आज ही मानता हूं कि मेरे से 10 गुना बेटर, और उनका सिलेक्शन नहीं। बहुत सारे, क्योंकि ये एक ऐसा गेम है यूपीएससी का सिलेक्शन, जिसके बहुत सारे वेरिएबल्स, बहुत सारे, सिर्फ पढ़ाई एक वेरिएबल नहीं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो आपका अंत में तय करता है सिलेक्शन। पर इसमें एक चीज जरूर है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। आप मेहनत नहीं करेंगे तो श्योर है कि आपका नहीं होगा, 100%। करना तो पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। मतलब वो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि यूपीएससी में आपको मैराथन भी दौड़ना है और स्प्रिंट भी दौड़ना है। 1 साल की तैयारी है, आप हर दिन 15 घंटे नहीं पढ़ सकते, पर आपको लगे रहना पड़ेगा। और जिस समय तैयारी का एग्जाम का टाइम है, उस दिन आपको पूरा स्प्रिंट दौड़ना पड़ेगा। मैं तो एक ही चीज जानता हूं कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं, मेहनत हर चीज का तोड़। आप अगर मेहनत करें, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो अचीव नहीं किया जा सकता। बस थोड़ा दिमाग को पॉजिटिव रखें, फोकस बना के रखें, गोल क्लियर रखें, डिस्ट्रैक्शंस कम रखें। अभी के समय में बहुत सारी कोचिंग ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन अच्छी चीज है, मैं बुरा नहीं मानता उसको, लेकिन उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आपके टेस्ट नहीं हो पाते। बिल्कुल, बहुत सारे पैरामीटर्स टेस्ट नहीं होते। ये नहीं टेस्ट हो पाता कि आप कितना अच्छा लिख पा रहे हैं, ये नहीं टेस्ट हो पाता कि आपका इंटरेक्शन टीचर के साथ कैसा हो पा रहा है, ये नहीं टेस्ट हो सकता कि ओवरऑल आपकी तैयारी कैसी हो रही। बहुत सारी चीजें टेस्ट कहा जाता है कुछ तैयारियां ऐसी होती है जिसमें ग्रुप्स बहुत जरूरी होते हैं। बेशक अभी जब कर रहे होंगे तो 2 4 5 लोग ऐसे होंगे जो उनके दिमाग में सवाल आते होंगे, आपके में नहीं आते, वो ज्यादा जरूरी है। वो ग्रुप्स आप नहीं बना सकते ऑनलाइन। नहीं, अब देखिए इसमें भी 2 चीजें। एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है कि यूपीएससी इज ऑल अबाउट ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी बिल्कुल नहीं। स्टडी तो भाई अकेलेपन में ही होगा, बिल्कुल। पर ये बात सही है कि जब आप क्लासरूम में जाते हैं, एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ। हाँ, क्लासरूम में जब फिजिकली जाते हैं तो आपको एक ग्रुप मिलेगा जो आपके जैसे सवाल पूछता है, आपके जैसा आंसर लिखता है, आपके जैसी चीजें पढ़ता है, आपके जैसा सोचता है, आपके जैसा जज्बा रखता है। उन लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। आप शुरू में ही ऐसे व्यक्ति के साथ मिल जाएंगे जो बोला, अरे यार मैं तो 4 अटेम्प्ट दे दिया, नहीं हो पा रहा है, तो इमीडिएटली आपको पता है कि भाई इससे दूरी बना के रखनी है। उससे आप कुछ सीख लो, नो डाउट, उसको दिमाग में मत उतरने दो। आप जिस दिन नेगेटिव हुए उस दिन इस गेम का क्लोजिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एनएमएफ न्यूज से आप बात करने के लिए। आप कुछ कहना चाह रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि आप मुझे पुरानी यादों में ले गए। 2016, 15, 10 साल हो गया मुझे, तो लग भी नहीं रहा 10 साल हो गए। और अभी तक का मेरा जो करियर है बहुत एनरिचिंग रहा है। बहुत चीजें सीखा है मैंने, नो डाउट और भी चीजें सीखनी। जैसा मैंने बोला, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। बिल्कुल, आई हैव टू स्टे हंग्री एंड स्टे फूलिश। बहुत बहुत थैंक यू।